तो चलिए बच्चा लोग, अब अपन स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, डीपीपी नंबर 2 जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर डाली गई थी, उसका सॉल्यूशन अपन लोग देखते हैं। सॉल्व करिए अपन ने ये कि नहीं करिए सॉल्व? हाँ, इसमें आपका बेसिक फंडामेंटल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि धीरे 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 आपका इंटरेस्ट बने ग्रुप थ्योरी के प्रति, और फिर धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चन से लेवल बढ़ाते बढ़ाते एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक अपन लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले क्या कह रहा है, समूह जी में प्रत्येक अवयव स्मॉल ए के लिए क्या होता है? कोई प्रतिलोम नहीं होता। ऐसा गलत है, ये तो जी में तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है। लेकिन प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जो विद्यमान होता है, उसमें भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक अवयव का प्रतिलोम एक ही होता है। मोर देन वन इनवर्स एलिमेंट नहीं हो सकते। एक अवयव के एक से अधिक प्रतिलोम अवयव जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक अद्वितीय प्रतिलोम जो है, एक यूनिक इनवर्स जो है, वो ही यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे? अद्वितीय प्रतिलोम जो है वो उसके अंदर विद्यमान होगा। एक समूह कैपिटल जी में प्रत्येक अवयव स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी के लिए क्या होता है? अद्वितीय प्रतिलोम ए इनवर्स जी के अंदर विद्यमान होता है। ठीक है, अब ये बताइए आप, इसका आंसर क्या लगाया आपने? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी है, तो बी ए के संयुग्मी है। अब आपको बी ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट है, तो कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को आना चाहिए कि एक एलिमेंट स्मॉल बी को स्मॉल ए का कॉन्जुगेट कब कहा जाएगा। स्मॉल बी को स्मॉल ए का कॉन्जुगेट तब कहा जाएगा जब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल सी हमारे पास एग्जिस्ट करे कि सी इनवर्स ए सी का मान किसके बराबर हो जाए? बी के बराबर हो जाए। अगर हमारे पास ऐसा कोई स्मॉल सी कैपिटल जी के अंदर विद्यमान है कि सी इनवर्स ए सी का मान किसके बराबर आ जाए? बी के बराबर आ जाए, तो स्मॉल बी को स्मॉल ए का क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेट एलिमेंट कहा जाता है। यहाँ इसका आंसर जो है वो क्या लगाओगे आप? बी इजिकल टू सी इनवर्स ए सी लगाएंगे, हाँ या ना? एलिमेंट स्मॉल बी को हम्म ठीक है ना? हाँ, वो अलग चीज है, वो ऑर्डर के लिए चीज होती है। यहाँ पे अपन कंजुगेट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एलिमेंट की अपन बात कर रहे हैं। ओके माय डियर। अब कैपिटल जी एक समूह है और ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा बताओ? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कैंसिलेशन रूल जो है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, ये गणित वाला स्क्वायर नहीं है कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो गया। यहाँ ए स्क्वायर का मतलब है ए का ऑपरेशन ए के साथ हो रहा है, और ऑपरेशन जो भी हमें दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग ये फुलफिल होगा, उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेट होगा। कई लोग इसको क्या है, मल्टीप्लाई समझने की भूल कर बैठते हैं। दिस इज नॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब है ए का ऑपरेशन ए के साथ करा रहे हैं, और बराबर में जो ए लिखा हुआ है उसके साथ में ई लिख सकते हैं अपन। किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर कराया जाए तो आउटपुट में वही एलिमेंट आता है। स्मॉल ए को ये लिखा जा सकता है, दोनों में लेफ्ट साइड की वैल्यू सेम है। लेफ्ट साइड की वैल्यू सेम है तो इसमें क्या लग जाएगा? कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा। और कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा तो ए का मान किसके बराबर आ जाएगा? ई के बराबर आ जाएगा। तो ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? ई के बराबर आ गई। यहाँ उसने पूछा ए बराबर है, ए किसके बराबर है माय डियर? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। तो स्मॉल ए का जो मान है, स्मॉल ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगी। पक्की बात? ठीक है, इसके बाद में बात करें समूह के जनक। अब देखो जनक, इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है जनरेटर निकालने के लिए। सीधी सी बात है, इसमें जी का जनक ए तो दिखाई दे रहा ही है ना अपन को, कि नहीं दे रहा है बताओ? और ए अपन के पास एक ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ए तो आंसर में कम से कम आना ही चाहिए ना।
और ए अगर उसका जनक है, ए अगर इसका जनक है तो ए का इनवर्स कौन होगा? ए की पावर 5, क्योंकि ए का ऑपरेशन ए की पावर 5 से कराने पर ए की पावर 6 आएगा, जिसका मान आइडेंटिटी है। एक एलिमेंट स्मॉल ए का इनवर्स कौन होता है? बी होता है। और किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन उसके इनवर्स से कराते हैं, मान किसके बराबर आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर में आता है। और ए अगर किसी ग्रुप का जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी उसका जनरेटर होता है, तो ए की पावर 5 भी उसका जनरेटर होगा। ठीक है ना? अब इनमें से ये जो बच्चे कुचे हैं 2, 3, 4, ये इसके जनरेटर क्यों नहीं हो सकते? यहाँ आपको ये पता चल रहा है कि इसका जनरेटर ए है और ग्रुप का ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है? 6 के बराबर है, क्योंकि सबसे पहले ए की पावर 6 पे मान आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। पावर 6 से पहले किसी भी पावर पे मान आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, सबसे पहले 6 पावर पे मान आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए का मान किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। पक्की बात? अब ऑर्डर ऑफ ए का मान 6 है, तो जो जनरेटर होंगे, वो जनरेटर की जो पावर है, जनरेटर में अब 6 के रिलेटिवली प्राइम कौन कौन है? 6 के रिलेटिवली प्राइम 1 है और 5 है। बाकी 2, 3, 4, 6 के रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 6 के सापेक्ष अभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 में और 6 में 2 कॉमन आ जाएगा, 3 में और 6 में 3 कॉमन आ जाएगा, 4 में और 6 में 2 कॉमन आ जाएगा। दो नंबरों को रिलेटिवली प्राइम कब बोला जाता है? जब उनका जीसीडी किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर। जीसीडी बोले तो महत्तम समापवर्तक, उनका एचसीएफ। तो 2 और 6 का एचसीएफ 1 नहीं है, 3 और 6 का एचसीएफ 1 नहीं है, 4 और 6 का एचसीएफ 1 नहीं है, एचसीएफ 1 6 के साथ में 1 का है और 5 का है, तो इसके जनरेटर जो है वो ए और ए की पावर 5 ही होंगे, बाकी इसके जनरेटर नहीं हो सकते। हाँ या ना? सही है बात? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई अपन लोगों को अच्छे से? क्यों जी भाई? चलिएगा, तो यहां पर इसके जनरेटर हो गए ए और ए की पावर 5 इसके जनरेटर हो गए। अब बात करें माइनस आई की कोटि, यहां गुणात्मक समूह है, ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है। ये क्या है हमारे पास? मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। अब मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी कौन होता है? मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी होता है 1। मल्टीप्लाई के लिए जो आइडेंटिटी का काम करता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन होता है? 1 होता है। तो ई इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाए। अब ई इजिकल टू 1, आइडेंटिटी 1 ही आएगा ना इसका। अब अपन को माइनस आयोटा का ऑर्डर चाहिए, तो माइनस आयोटा का ऑर्डर निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कितनी पावर पे मान आइडेंटिटी आएगा। माइनस आयोटा की पावर 1 करेंगे, माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 2 करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस आयोटा का क्यूब करोगे तो माइनस का क्यूब तो माइनस हो जाएगा, और आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा आएगा तो प्लस आयोटा हो जाएगा, और माइनस आयोटा की पावर 4 करोगे तो ये 1 आ जाएगा। मतलब सबसे पहले कितनी पावर पे मान आइडेंटिटी आ रहा है? सबसे पहले 4 पावर पे मान आइडेंटिटी आ रहा है। हाँ या ना? और सबसे पहले पावर 4 पे मान आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस आयोटा का जो ऑर्डर होगा, माइनस आयोटा की जो कोटि होगी, वो किसके बराबर होगी? 4 के बराबर। मानते हो कि नहीं? तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। माइनस आयोटा की जो कोटि है वो कितनी हो गई? 4 हो गई। अब +2, यहाँ पे 2 की कोटि, ऑर्डर किसका है? +5, एडिशन का ऑपरेशन है। एडिशन के ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। ये याद रखने वाली आइडेंटिटीज हैं, हम लोगों को डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ पे 2 का ऑर्डर चाहिए, तो 2 की पावर 1। अब प्लस का जब ऑपरेशन होता है तो पावर को आगे लिखा जाता है, तो 2 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 2, तो 2 + 2, यहाँ पे ऑपरेशन का एक है प्लस का, 2 को 2 बार जोड़ना है, 2 + 2 4,
और जोड़ करके क्या करना है, 5 का भाग देना है, और 5 का भाग देने पर जो शेष फल बचे वो आउटपुट होगा इसका। फिर 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 बार करेंगे 6, 6 में 5 का भाग दोगे शेष फल आएगा 1। अपन को कब तक निकालना है, तब तक आइडेंटिटी नहीं आ जाता। फिर 2 की पावर 4, ये 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 बार करोगे तो 8, 8 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल 3, और 2 की पावर 5 करेंगे तो ये 10 में 5 का भाग देंगे 0 आएगा। 2 की पावर 5 का मान 0 आ रहा है, 2 की पावर 5 का मान 0 आ रहा है, तो 2 की जो कोटि होगी, 2 का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 2 का ऑर्डर हो जाएगा 5। मानते हो कि नहीं, ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। पक्की बात, ठीक है। चलिएगा, अब यदि कैपिटल जी सम कोटि का समूह है और ए स्क्वायर बराबर ई है, तो मैंने आपको एक पिछली डीपीपी में भी याद करवाया था, ए स्क्वायर बराबर ई का मतलब है प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, और ये ए के हर मान के लिए हो रहा है, प्रत्येक अवयव स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है। ईच एलिमेंट ऑफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। तो इस कंडीशन में वो ग्रुप कैसा हो जाता है, आबेलियन ग्रुप हो जाता है। चीजें बिल्कुल आप लोग को याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे इन डीपीपी प्रोग्राम का प्रिंसिपल ही यही है कि हर चीज को आप लोगों को बिल्कुल मेमोराइज करवा देना। अब इसमें बताओ, ए बी का मान ए है या फिर बी ए का मान ए है, या तो ए बी का मान ए है या फिर बी ए का मान ए है, तो इनमें से कौन सा रिजल्ट आएगा। देखो, ए बी का मान अगर ए है तो यहाँ पे ए को क्या लिखा जा सकता है, ए ई लिखा जा सकता है। इस कंडीशन में बी बराबर ई आ जाएगा, मानते हो कि नहीं। या फिर बी ए का मान ए है और बी ए का मान ए है, तो सामने वाले ए को कैसे लिख सकते हो, उस कंडीशन में सामने वाले को लिखा जा सकता है बी ए बराबर ई ए। अब दोनों तरफ से राइट कैंसिलेशन रूल लगाओगे, राइट कैंसिलेशन रूल लगाओगे तो v इजिकल टू ई आ जाएगा, है कि नहीं। तो दोनों ही कंडीशन में क्या चीज निकल करके आ रही है, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास v इजिकल टू ई निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे b का मान किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया। पक्की बात, v इजिकल टू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो ए बी बराबर ए है या फिर बी ए का मान ए है, तो बी का मान किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, ठीक है। अब परमुटेशन की कोटि निकालनी है, तो परमुटेशन की कोटि निकालने के लिए, एक परमुटेशन का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक परमुटेशन का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले उस परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जाता है, असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। और असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखने के बाद जो वो डिसजॉइंट साइकिल्स आते हैं उनकी लंबाइयों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, वो उस परमुटेशन का क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वन की इमेज तो वन है, तो वन को तो लिखने से मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे टू, टू की इमेज थ्री, थ्री की इमेज फोर और फोर की टू, एक ही साइकिल बन रहा है। और इस साइकिल की लंबाई कितनी है, 3 है। तो इस परमुटेशन का जो ऑर्डर होगा, इस परमुटेशन का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन विल बी 3। पक्की बात। तो इस क्रमचय की कोटि, इस परमुटेशन का ऑर्डर किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। नेक्स्ट, इनमें से बात करें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो द आइडेंटिटी ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज द दैट ऑफ द ग्रुप, मतलब सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी वही होता है जो ग्रुप के अंदर होता है। तो सब ग्रुप में और ग्रुप में ऑपरेशन तो सेम ही है ना, और ऑपरेशन सेम है तो दोनों का आइडेंटिटी भी सेम ही होना है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द सेम रिगार्डेड एज एन द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, मतलब एक कोई अवयव ए है वो सब ग्रुप के अंदर है, अब जो एलिमेंट सब ग्रुप के अंदर है वो ग्रुप के अंदर भी पाए जाएंगे,
क्योंकि सब ग्रुप जो होता है वो ग्रुप का सबसेट ही तो होता है, ठीक है ना, और दोनों में ऑपरेशन भी सेम है, तो इसलिए उस एलिमेंट का जो इनवर्स सब ग्रुप के अंदर होगा वही इनवर्स ग्रुप के अंदर होगा, या यूं कह सकते हो जो इनवर्स उसका ग्रुप के अंदर है वही इनवर्स उसका सब ग्रुप के अंदर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है उसकी ऑर्डर से रिलेटेड, कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर जो ग्रुप में होता है वही ऑर्डर उसका सब ग्रुप के अंदर होता है। The order of any element of a subgroup is the same as the order of the element regarded as a member of the group। किसी एलिमेंट का ऑर्डर जो ग्रुप में है उस एलिमेंट का ऑर्डर सब ग्रुप में भी वही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आंसर लगाओगे बच्चों? यहाँ आंसर लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर क्या हैं? सही हैं। ये आंसर यहाँ पर लगा दिया जाएगा। पक्की बात? ठीक है, तो ये था हमारा डीपीपी नंबर 2 का सॉल्यूशन। और इन सारे डीपीपी को प्राप्त करने के लिए सारे डीपीपी रेगुलर जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल रही है। टेलीग्राम चैनल जो है वो आप सब लोग ज्वाइन करके रखें, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।